सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यार, दैट इज़ अकेडमिक्स नीट। भाई मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यार यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 2। एंड ये है हमारा प्यारा सा बैच, दैट इज़ नीट फास्ट ट्रैक कोर्स, राइट। तो देखो यार, लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था अबाउट डायमेंशंस, अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़, कि क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या होती हैं डायमेंशंस, राइट। एंड आई होप आप लास्ट लेक्चर का रिवीजन करके ही इस लेक्चर के अंदर एंट्री ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ यार पहले पुराना लेक्चर देखें एंड देन इस लेक्चर की तरफ मूव करें, इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो जैसा कि यार मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर ही कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मीनिंग सीखा था एंड हमने सीखा था कि कैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ लेंगे एंड उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। एंड दिस लेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में सवाल आ रखे हैं, तो अच्छे से ध्यान देना एंड कुछ बातों का ध्यान रखना। उन बातों को हम एक बार शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है, लास्ट क्लास का ही, कि कौन कौन सी बातें आपको आज के लेक्चर में इम्पॉर्टेंट है और याद रखनी है। देखो यार, सबसे पहली चीज़, कभी भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए लिखने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला, या तो आपको उस यूनिट की, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता हो। क्या पता होनी चाहिए? यूनिट पता होनी चाहिए, जिससे आप इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल हो गया स्पीड। अब एक बात बताओ यार, स्पीड की यूनिट तो सबको पता होती है। क्या होती है स्पीड की यूनिट? मीटर पर सेकेंड, राइट। ऐसा यूनिट की बात करेंगे हम, है ना। अब जब भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो एक बात बताओ, मीटर मीटर क्या होती है सर? लेंथ होती है। तो मीटर की जगह पे आप लिखेंगे लेंथ डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था तो हमने यहाँ भी डिवाइड लगा दिया, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है टाइम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टाइम। अब ये टाइम चला जाएगा ऊपर और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा LT माइनस 1, राइट। तो या तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए यूनिट पता होनी चाहिए सर, या फिर आपको पता होना चाहिए यार फॉर्मूला। अब मान लो कोई बच्चा है जिसको स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, लेकिन उसको स्पीड की यूनिट नहीं पता, लेकिन उसको स्पीड का फॉर्मूला पता है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अब अगर उस बच्चे को डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला पता है स्पीड का, तो वो उससे भी निकाल सकता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे? देखो, डिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे कैपिटल L, राइट, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ लेंथ। एंड टाइम के लिए लिखेंगे कैपिटल T। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से T चला जाएगा ऊपर एंड ये हो जाएगा LT माइनस 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी क्या आया? LT माइनस 1 आया, राइट। क्या यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है? कभी भी आपको किसी भी यूनिट का अगर आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो या तो आपको उसको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए या फिर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको दोनों में से कुछ भी नहीं पता तो भूल जाओ कि आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कभी निकाल पाओगे। क्लियर? दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी यार, कि जनरली जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनको आप लिखते हैं M, L एंड T की टर्म्स में। अब स्पीड का ही एग्जाम्पल देख लो, इसमें L तो आ रहा है, इसमें T भी आ रहा है, लेकिन इसमें मास की यूनिट नहीं आ रही। अब क्योंकि इसमें मास नहीं आ रहा तो वो आप खुद से ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे? जो भी क्वांटिटी गायब है उसकी पावर लगा दो 0, क्योंकि आपको पता होगा यार, किसी की भी पावर 0 मतलब 1। तो किसी की भी पावर 0 ऐड करने में, एक्चुअली हम यहाँ पे ऐड नहीं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी पावर को 0, है ना, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 को मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है कि आप उस क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, और क्योंकि आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो यूनिट चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा।
तो आप स्पीड को इस तरीके से भी लिख सकते हो m0 l1 t-1, राइट। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्पीड का। लेकिन मैंने आपको बताया है कि यहां पे हम ये जीरो वाली क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये लिख सकते हो अगर आपको स्कूल में लिख कर आना होता, ठीक है, तब वहां पे दिखाते हैं MLT तीनों को, इसलिए। अब एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, जब टोटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है तो ये भेदभाव क्यों कि हम सिर्फ ML और T को ही दिखाएंगे? क्योंकि इसके अंदर करंट भी तो नहीं है, तो हमको दिखाना चाहिए A की पावर भी 0। इसके अंदर टेम्परेचर नहीं है तो थीटा की पावर भी 0 दिखाओ। इसके अंदर ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं है तो C की पावर भी 0 दिखाओ। बिल्कुल यार, ऐसा कर सकते हैं हम। लेकिन जनरली आप क्या देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर कि मैक्सिमम क्वांटिटीज के अंदर ML और T ही यूज होता है। थीटा के कैंडेला और आपका इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट या फिर मोल, ये इतने यूज नहीं होते। बहुत ही कम फॉर्मूले के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मोस्टली सारे क्वेश्चंस में ML और T तीनों मिल जाएगा। इसीलिए हम जनरली किसी भी फॉर्मूले को, डायमेंशनल फॉर्मूले को ML और T की ही फॉर्म में शो करते हैं। क्लियर? तो ये सब बकवास बातें हैं। अब आ जाओ अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हमको इन सब के लिखने हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। अब स्टार्टिंग के 3 के तो यार आप खुद लिख के दिखाओगे मुझको, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं कुछ कुछ के, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो बताओ यार, लेंथ, मास और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो, क्योंकि ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो लेंथ के लिए आप लिखोगे कैपिटल L, मास के लिए लिखोगे कैपिटल M और टाइम के लिए लिखोगे कैपिटल T। आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल था। अब अगर आपको स्कूल की टर्म्स में लिखना होता, ठीक है, जो कि मैं सिखाना तो नहीं चाहता लेकिन मैं बता देता हूं, तो यहां पे क्योंकि सिर्फ L है तो M को लिखोगे 0, L तो L रहेगा और T को भी लिख दोगे 0। समझ में आई? सिमिलरली मास में लिखोगे M, फिर L को 0 लिखोगे और T को 0 लिख दोगे, राइट। क्यों? बिकॉज मास वाली टर्म में L और T नहीं है। टाइम में क्या लिखोगे भाई? M को 0, L को 0, T को 1, या फिर T को खाली T भी लिख सकते हो। 1 पावर को शो करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर कोई भी पावर नहीं लगी तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो पावर 1 है। क्लियर? तो आई होप यार आपको लेंथ, मास और टाइम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एरिया और वॉल्यूम की। अब देखो यार, हम सबको पता है कि एरिया एंड वॉल्यूम दोनों ही क्या है? दोनों ही डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, इसका कलर चेंज करूं मैं। हाँ, ब्लू, ठीक है। अब बात करते हैं हम एरिया की। देखो, एरिया की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए या तो फॉर्मूला या फिर यूनिट। तो एरिया की यूनिट सबको पता होगी यार, मीटर स्क्वायर होती है, और वॉल्यूम की यूनिट भी पता होगी, मीटर क्यूब होती है। तो यहां से इजीली आंसर आ जाएगा। और एक पहले ही मैं आपको बता दूं, एक बड़ी गंदी गलती होती है कि यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि m का स्क्वायर लगा देते हैं और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। भाई ये बिल्कुल गलत है, आपने मास का स्क्वायर कर दिया। भाई ये मीटर था, मीटर लेंथ की यूनिट है, तो मास का स्क्वायर नहीं करना आपको, आपको स्क्वायर करना है लेंथ का, तो L स्क्वायर आएगा इसका आंसर। क्लियर? वॉल्यूम का आएगा L क्यूब। क्यों? बिकॉज 1 मीटर के लिए आप लिखेंगे लेंथ, और क्योंकि मीटर का क्यूब हो रहा है तो लेंथ का भी क्यूब हो जाएगा। सर एक बार फॉर्मूले से भी बता दो। बिल्कुल बता देते हैं यार। देखो, एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब एक बात बताओ, लेंथ तो यार लेंथ ही है, और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी तो एक टाइप की लेंथ ही है ना। रेक्टेंगल के अंदर आप जो छोटी वाली लेंथ होती है उसको ही ब्रेथ बोलते हैं, तो ब्रेथ के लिए भी तो लेंथ ही लिखोगे। अब बताओ L इंटू एल कितना होगा? L का स्क्वायर होगा। क्लियर? सिमिलरली यार, वॉल्यूम में आप लिख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आपको पता है लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेथ भी एक लेंथ है, एंड हाइट भी एक लेंथ है, तो इसीलिए L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, दैट विल गिव यू L क्यूब। गेटिंग माई पॉइंट? ईजिली समझ में आ रही होंगी चीजें कि चल क्या रहा है। अब इसके बाद यार हम सिर्फ यूनिट से करेंगे अगर हमको उसकी यूनिट पता है तो, अदरवाइज हम फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। पहला होना चाहिए, अगर आपको यूनिट पता है तो यूनिट से निकालो, उससे इजीली आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट करते हैं यार, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी अभी इसका मैंने आपको बताया था कि स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की ही यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड।
राइट। तो दोनों की यूनिट क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर के लिए आप लिखेंगे कैपिटल एल, और पर की जगह पे आ जाएगा डिवाइड का साइन, सेकेंड की जगह पे लिखोगे कैपिटल टी, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एल टी माइनस वन। क्लियर। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। बाकी मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं यार। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर। इनसे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया मोमेंटम। अच्छा एक चीज और, जिन पे मैं रेड से डबल टिक कर रहा हूं वो वाले डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और सच बता रहा हूं यार, मैं कुछ फालतू याद नहीं करवाऊंगा। अगर आप चाहते हो नीट में टाइम बचाना, क्योंकि नीट इज अ गेम ऑफ टाइम, तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। एरिया एंड वॉल्यूम आपको याद रखना है। सिमिलरली स्पीड एंड वेलोसिटी भी आपको याद रखना है। उसके बाद मोमेंटम आपको याद नहीं रखना। अब मोमेंटम का मैं आपसे पूछूं कि यूनिट बताओ, तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता। ठीक है, मान लेते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है। सर हमको तो फॉर्मूला भी नहीं पता। देखो एक बात याद रखना, जब 11th 12th पूरी पढ़ लोगे तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता होगा। इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का? P इज इक्वल्स टू एम वी, वेयर P जो होता है दैट इज मोमेंटम, M जो होता है वो होता है मास, एंड V होती है वेलोसिटी। अब मैं चाहूंगा कि आप पॉज करें वीडियो को एंड आंसर निकालें। तो आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, तो मोमेंटम में क्योंकि सबसे पहले आ रहा है मास, तो मास की जगह पे आप लिखेंगे कैपिटल एम। और अभी अभी मैंने आपको वेलोसिटी की डायमेंशंस याद कराई थी, क्या होती थी? एल टी माइनस वन। तो आंसर आ जाएगा मोमेंटम का एम एल टी माइनस वन। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्योंकि आपको स्पीड वेलोसिटी बोला था याद रखने के लिए, तो अगर वो याद कर लोगे तो मोमेंटम इजीली डिराइव किया जा सकता है यूजिंग फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सेलरेशन की तरफ। देखिए एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सर एक बात बताओ, ये चेंज का क्या मतलब है? देखो इसको जब आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखोगे ना, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। सब भूल जाओ, मुझे बस एक बात बताओ यार, ये एक वेलोसिटी है, ये भी एक वेलोसिटी है। जब आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो जो आंसर आपका आएगा, क्या वो भी एक टाइप की वेलोसिटी ही होगी? बिल्कुल सर। डिवाइडेड बाय टाइम में से टाइम, सॉरी यहाँ पे मैंने वेलोसिटी इनिशियल लिख दिया, यहाँ पे आएगा टाइम इनिशियल, माफ करना। ठीक है, तो टाइम में से अगर आप टाइम माइनस करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी तो टाइम ही होगा। बिल्कुल सर। तो देखो यार, वेलोसिटी अपॉन में टाइम आ गया, एंड वेलोसिटी की याद करवाई थी एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा टाइम। अभी टाइम जब ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा एल टी माइनस टू। क्लियर। सर और कोई आसान तरीका? बिल्कुल यार, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट सबको ही पता होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इजीली आप उससे भी निकाल सकते हो कि मीटर की जगह पे आपने क्या लिखा, मीटर की जगह पे एम लिख दूं? नो, गलत हो जाएगा। मीटर की जगह पे लेंथ लिखोगे डिवाइडेड बाय, और नीचे सेकंड का स्क्वायर है मतलब टाइम का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया? एल टी माइनस टू। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? बताओ। अच्छा एक बात याद रखना यार, एक और छोटी सी क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है जी। जी को हम कहते हैं यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन है, देखो ये एक्सेलरेशन है बस ये ग्रेविटी की वजह से है, ये भी एक्सेलरेशन है। अब क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन है, तो क्या लगता है आपको इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या वो बदल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन ही है बेटा, इसलिए इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। तो याद रखना, अगर आपसे कोई स्मॉल जी की भी पूछ ले डायमेंशन, तो आपको पता है दैट इज अगेन एक्सेलरेशन वाली डायमेंशंस, दैट इज एल टी माइनस टू। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला पता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सर हमको फोर्स की यूनिट भी पता है, न्यूटन। न्यूटन से निकाल के दिखा दो। देखो मैंने आपको बताया था न्यूटन से आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि न्यूटन बेटा एक ऐसी यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर नहीं लिखी गई, राइट। तो इसको आप इससे नहीं निकाल पाओगे, तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला
और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए आप लिखेंगे कैपिटल M, एक्सेलरेशन जस्ट अभी याद करवाई थी, दैट इज LT-2। तो फोर्स की आ गई MLT-2, ये भी आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला भी नहीं पता सर हमको, तो है ना, हमने तो 10th नहीं पढ़ी, तो मैं बता देता हूं। वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा F.S, या फिर आप बोल दो अभी के लिए F मल्टीप्लाई बाय S। ठीक है सर, यहां पे ये S क्या है? देखो S होती है डिस्प्लेसमेंट, एंड आई वांट कि अब आप खुद से निकाल लो, F यहां पे फोर्स होता है। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। फोर्स की जगह पे आप लिखेंगे MLT-2। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको याद कराई है फोर्स की, तो MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप लिख देंगे L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ में मेजर होती है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ML2T-2। तो ये आ गई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ये भी आपको याद करना है, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वर्क की यूनिट क्या होती है? सर जूल होती है। बहुत ही गंदी राइटिंग आई है, सॉरी। ठीक है, वर्क की जो हमारे पास यूनिट है, दैट इज जूल। एनर्जी की क्या होती है? सर एनर्जी की भी शायद जूल ही होती है। यस सर, तो एनर्जी भी जूल में मेजर हो रही है। तो एक बात बताओ यार, अगर दोनों की यूनिट ही सेम है तो क्या इनकी डायमेंशंस अलग हो सकती हैं? सोच के बताओ। बेटा नहीं हो सकती। दो क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज है, दो क्या, वर्क अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है, लेकिन दोनों की यूनिट क्योंकि सेम है तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? सेम। तो अगर आपको वर्क की डायमेंशंस याद हो गई तो एनर्जी की भी डायमेंशंस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, दैट इज ML2T-2। क्लियर? एंड ये भी आपको याद ही रखनी है, ठीक है? एंड आई थिंक ये बड़ा आसान है इसको याद रखना, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी की डायमेंशंस सेम है। क्लियर? तो आई होप यार आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की। देखो मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी किस में मेजर करते हो? सर जूल में। पोटेंशियल एनर्जी किस में मेजर करते हो? सर जूल में। और एक बात और सोचो, क्योंकि ये एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, सर ये एनर्जी, ये भी एक टाइप की एनर्जी है, ये भी एक टाइप की एनर्जी है। तो अगर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो क्या इन दोनों एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बदल जाएगा क्या? नो सर, सेम रहेगा। क्यों? बिकॉज है तो ये टाइप ऑफ एनर्जी ही। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसीलिए यार इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वर्क के जैसा ही, दैट इज ML2T-2। सिमिलरली यहां पे भी ML2T-2। और आप चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला पता होगा mgh। ठीक है, मैं निकलवा के दिखा देता हूं, वैसे एज सच कोई जरूरत इसकी नहीं है। देखो काइनेटिक एनर्जी का तो आपको डायमेंशंस निकालनी ही है। नंबर, क्या नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है? खुद सोचो, क्या आप नंबर के बाद कोई यूनिट लगाते हो? नो सर। अगर आपने लिखा 2 तो 2 के बाद कुछ लिखते हो क्या? नहीं सर, नहीं लिखते। तो क्योंकि नंबर्स बेटा कोई यूनिट नहीं होती उनकी, इसीलिए हम उनको कहते हैं डायमेंशनलेस। तो किसी भी फॉर्मूला में जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो नंबर्स को तो आप इग्नोर मार दो, ठीक है? अब मास की जगह पे आप लिखोगे कैपिटल M। वेलोसिटी अभी अभी याद करवाया सर, LT-1, और इसका कर दोगे स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ML2T-2। तो देख लो यार, सेम आई फॉर्मूले से भी और जो मैंने तरीका बताया उससे भी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी में आप मल्टीप्लाई करते हैं मास, तो सबसे पहले मास की जगह पे आपने लिखा कैपिटल M। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी मैंने आपको याद कराई थी LT-2। और हाइट की जगह पे आप लिख देंगे कैपिटल L। तो देखो यहां से भी सॉल्व करके आया ML2T-2। क्लियर? तो देख सकते हो यार ये भी सेम है। तो याद रखना, अगर आपको वर्क की याद है तो आपको एनर्जी की भी याद है, और एनर्जी की याद है तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी आपको याद है। डन? आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत होगी यार, है ना? अब हम बात करेंगे किसकी? प्रेशर एंड पावर की। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर आपको पता होगा यार, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। एंड अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें एंड खुद से निकाल लें, ठीक है? बाकी एक बार पावर भी देख लो। पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो निकाल लो।
आई होप यार आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, प्रेशर की जगह पे आप रखेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं रखेंगे, मतलब प्रेशर की तो निकालनी है। फोर्स की जगह पे रखोगे ml t-2, याद करवाई थी। एरिया की भी याद करवाई थी, दैट इज एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से एक एल से एक एल कट गया, तो नीचे एक एल बच गया एंड वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ml-1 t-2। क्लियर? तो ये हो गई प्रेशर की। सर क्या ये भी याद करनी है? नहीं, आप इसको इजीली फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, पावर, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी की आपको याद है, अभी याद करवाई थी, ml/t-2। अपॉन में नीचे है टाइम, टाइम चला जाएगा ऊपर, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट इज ml/t-3। ये आ गया पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट दैट इज टॉर्क एंड इम्पल्स। अब इनकी भी निकाल लेते हैं। देखो टॉर्क के लिए जो हम सिंबल डिनोट करते हैं दैट इज टाउ। ठीक है, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं टाउ, एंड दिस टाउ रिप्रेजेंट्स टॉर्क। ठीक है, एंड टॉर्क का फॉर्मूला होता है यार फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी परपेंडिकुलर भूल जाओ, फोर्स इनटू डिस्टेंस मान लो। ठीक है, पर ये डिस्टेंस होता क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है सर ये। अभी सिर्फ याद रखो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, करके दिखाओ जरा कैलकुलेट। तो आई होप यार अब तक आपका आंसर आ गया होगा। फोर्स की जगह पे आप लिखेंगे ml/t-2। ठीक है, एंड डिस्टेंस की जगह पे आप लिखेंगे कैपिटल एल। राइट, तो इसको सॉल्व कर लो, ml/t-2। तो ये किसकी आ गई? टॉर्क की। कुछ देखी देखी सी यूनिट लग रही है? बिल्कुल सर। किसकी लग रही है यूनिट? सर ये यूनिट हमने पढ़ी थी वर्क की, एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की। बिल्कुल यार, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? सेम आया, दैट इज ml/t-2। ठीक है, ये भी याद नहीं करना। नेक्स्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला बता देता हूँ यार। देखो इम्पल्स वैसे होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इम्पल्स की भी और मोमेंटम की भी क्या होगी? डायमेंशंस सेम होंगी। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर हम भूल गए ये फॉर्मूला तो यार आप इम्पल्स का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, दैट इज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो निकाल लो किसी से भी। सर अगर हम मोमेंटम वाले फॉर्मूले से निकाल लें तो क्या उससे भी आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा यार, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो यही आई के भी इक्वल हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो इसी से। m की जगह पे रखोगे कैपिटल M, वेलोसिटी की जगह पे LT-1। तो इम्पल्स की भी आ गई mlt-1। सर अगर हम इस फॉर्मूले से निकाले तो इससे निकाल लो भाई। फोर्स होता है mlt-2, मल्टीप्लाई करोगे उसको टाइम से, तो टाइम की जगह पे आ जाएगा कैपिटल T। तो अब इसको सॉल्व कर लो, mlt-1। तो दोनों ही फॉर्मूले से क्या आई है? सेम आई है। ये मैंने निकाला है फोर्स इनटू टाइम वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो इम्पल्स की भी यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब इजीली हमने डिराइव कर लिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/टाइम पीरियड। तो निकाल लो यार। मैं आपको बताऊं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेकेंड टाइम। सर सेकेंड टाइम क्यों? क्योंकि अभी मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया एंड दिक्कत क्या हुई यार, मेरे आईपैड में थी स्टोरेज की कमी। ठीक है, अब आपने देखा तो होगा लास्ट वीडियो में पबजी और क्लैश ऑफ क्लैंस, राइट, उन्होंने ले रखी थी बहुत सारी स्पेस। तो अभी मैंने 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी थी एंड बस क्या बताऊँ मैं आपको, ये मेरी फोटो रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, वीडियो वीडियो मतलब, एंड जो मैंने लिखा आईपैड के अंदर वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए मैं इस वीडियो सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझको, लेकिन काम रहते हैं। ठीक है, मेरी गलती है। ठीक है, और खेलूँ मैं पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस, एंड क्या बोलूँ अब मैं। चलो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, राइट। तो सिंपल यार, कुछ भी नहीं करना। 1 की कोई डायमेंशन नहीं होगी तो ऊपर तो खाली 1 ही लिख दो। ये डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं? टाइम ही यूज़ करते हैं। अभी टाइम पीरियड जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा t⁻⁻1। क्लियर? देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको एकदम करेक्ट वे में लिखना है तो कैसे लिखोगे इसको, m0l0 t⁻⁻1। ठीक है, लेकिन ऐसे बार बार लिखना इज इम्पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये आप याद रख सकते हो अगर आपको प्रॉपर वे में लिखने को आ जाए, वरना सीधा याद रखो ये
क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट आता है मास डेंसिटी। देखो मास डेंसिटी कुछ भी नहीं है, ये बस जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स करने की बातें हैं नामों को, ठीक है। आप क्या याद रखेंगे? सिर्फ डेंसिटी। तो डेंसिटी और मास वाली मतलब मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इसकी यूनिट भी याद होती है। तो यूनिट क्या होती है इसकी? केजी मीटर माइनस क्यूब, या फिर इसको आसान भाषा में लिखूं तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो उससे इजीली आप निकाल सकते हो। केजी के लिए आप यूज करोगे मास डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब के लिए मास का क्यूब मत लिख देना, गलत हो जाएगा। एल का क्यूब लिखोगे तो यहां से आ जाएगी ml-3, ठीक है। फॉर्मूले से भी सेम है, आपको मास की भी याद करवाई है, दैट इज कैपिटल एम, वॉल्यूम की भी याद कराई थी L⁻3, कहीं ना कहीं सेम ही बन गया एक्सप्रेशन, तो यही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। अब सर ये क्या बला है? देखो डेंसिटी एनर्जी वाली, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इजीली आप इसको भी निकाल सकते हो। एनर्जी का भी याद करवाया था ml/T-2, और वॉल्यूम भी याद करवाया था L का क्यूब। तो काटा पीटी करते हैं। देखो L स्क्वायर से एक L, मतलब नीचे के दो L चले जाएंगे और नीचे बचेगा एक L, और वो आएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा ml-1 T-2, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करो यार, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, ठीक है। और अगर मैं कुछ गलत भी कर दूँ, है ना, हो सकता है इतनी जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो ये मत सोचना कि हम नहीं बताएंगे सर को, ठीक है। बिल्कुल अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है इसके अंदर या किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने गलत डिराइव कर दिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं कमेंट पिन कर दूंगा जिसमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आपको पहले ही बता दूंगा, जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे लेक्चर के अंदर। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन सिंपली आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड अब मैं जल्दी यार टेलीग्राम चैनल भी ओपन करूंगा, क्यों? बिकॉज ये नोट्स मुझे वहां पे देने हैं, तो आप वहां पे भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। तो आ जाओ। नेक्स्ट है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। देखो ये रोटेशनल मोशन के थोड़े बहुत स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं सर्कुलर मोशन के स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलो यार, देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं विद ओमेगा। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा, ओके। एंड ओमेगा का फॉर्मूला होता है यार 2π/t। अब एक बड़ी अच्छी कंफ्यूजन, सर पाई आ गया। देखो कुछ नहीं है, पाई इज अगेन अ नंबर। क्या होता है पाई? 22/7 या फिर 3.14। तो क्या पाई जो है उसकी कोई डायमेंशन होगी? नहीं होगी। नंबर्स की डायमेंशंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी कोई यूनिट नहीं होती। तो 2π की जगह पे आप खाली लिख दीजिए 1। 1 भी क्यों लिखा? बिकॉज बेटा ऊपर कुछ आ नहीं रहा था, है ना, इसलिए हमने 1 लिख दिया। और टाइम पीरियड की जगह पे टाइम लिख दोगे, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा T⁻⁻1। क्लियर? फ्रीक्वेंसी की भी यही आई थी, याद है? यस सर। नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है इसको भी हम एफ से ही डिनोट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है 1/बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, हो गया होगा अब तक सॉल्व। ये टी जो है वो ऊपर चला जाएगा और T⁻⁻1 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तीनों की डायमेंशंस सेम। नेक्स्ट आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं विद अल्फा। अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अब ओमेगा की भी निकलवाई थी अभी अभी, टाइम की आपको पता ही है। मैं चाहता हूं अब आप सॉल्व करें इसको एंड मुझे बताएं क्या आंसर है। तो आई होप यार आपने बता दिया होगा अब तक, ठीक है। देखो ओमेगा की जगह पे आप लिखोगे T⁻�1, राइट। एंड टाइम की जगह पे भी कैपिटल टी लिख दोगे। अब जब ये कैपिटल टी ऊपर जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा T⁻⁻2। तो आई होप आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का यही आंसर आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को आप डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, और इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं mvr, ठीक है। देखो वैसे यहाँ पे एक साइन थीटा भी होता है, mvr साइन थीटा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो साइन थीटा की क्या कोई डायमेंशंस हो सकती हैं?
ये हमको आगे पढ़ना है वैसे, लेकिन अभी जान लो साइन थीटा की कोई डायमेंशन। क्या साइन थीटा का जब आप आंसर लिखते हो, जैसे एक बात बताओ, साइन 90 की वैल्यू सबको पता होती है, कितनी होती है? 1। इसके बाद कोई यूनिट लगाते हो? नो सर। तो याद रखना साइन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, और वो वैल्यू होगी नंबर, और नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की भी डायमेंशन नहीं होती। तो इस साइन थीटा को हटा सकते हो आप फॉर्मूले से, क्योंकि उसकी डायमेंशन वैसे भी नहीं होनी। तो अब सॉल्व करो, यहाँ पे m इज मास एंड वेलोसिटी इज v, r इज रेडियस। सॉल्व करें। आई होप यार अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो m की जगह पे लिखेंगे आप मास, वेलोसिटी की जगह पे एल टी माइनस वन, एंड रेडियस की जगह पे आप लिखेंगे l। तो आंसर सॉल्व करके आ जाएगा ml2 t माइनस वन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। फॉर्मूला इसका होता है एम आर स्क्वायर। सॉल्व करो, m इज मास, r इज रेडियस। हो गया होगा अब तक तो सॉल्व। m की जगह पे आप लिखेंगे कैपिटल M, रेडियस की जगह पे लिखेंगे l का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml की पावर 2, ml2, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस या फिर प्रेशर। देखो स्ट्रेस एक ऐसी क्वांटिटी है जो बिल्कुल ही प्रेशर जैसी है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल प्रेशर जैसा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला लिख लो, या फिर आप लिख लो स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है, वो सेम होता है, एंड दैट इज फोर्स अपॉन में एरिया। कितने एरिया पे कितनी फोर्स लगा रहे हो। सॉल्व करो, अभी अभी बताया था यार इसका तो मैंने। तो ml2, फिर से मेरी वही गलती, mlt माइनस टू, सॉरी, एंड एरिया की जगह पे l का स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा ml माइनस वन t माइनस टू। कैसे? देखो एक l से एक l कटेगा, नीचे अभी भी एक l बच जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, एंड जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस वन बन जाएगी। तो ml माइनस वन t माइनस टू। क्लियर है? नेक्स्ट होता है स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेन बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है। स्ट्रेन का फॉर्मूला देखो, देखो स्ट्रेन के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। एक होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, या इससे निकाल लो, या इससे निकाल लो। अब ध्यान से सुनना, देखो चेंज इन लेंथ, मान लो आपने फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ को माइनस किया, तो जो निकल कर आया वो भी तो एक लेंथ होगी। बिल्कुल सर। और मान लेते हैं उस लेंथ की जो यूनिट है दैट इज मीटर। नीचे आप कोई लेंथ लिख रहे हो, उसकी भी यूनिट मीटर। तो एक बात बताओ, क्या मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। सिमिलरली यार एरिया वाले में आप मीटर स्क्वायर लिखोगे, नीचे भी मीटर स्क्वायर लिखोगे, वो भी कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम वाले में मीटर क्यूब लिखोगे, नीचे भी मीटर क्यूब लिखोगे, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि सब कुछ कैंसिल ही हो गया, तो क्या इसके पास कोई यूनिट बची फाइनली? नो सर। अब क्योंकि कोई यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होंगी। तो आप क्या लिख सकते हैं? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस कॉमा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर है? तो याद रखना इस ट्रेन के पास ना ही कोई यूनिट होती है, ना ही कोई डायमेंशन होती है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, जिसके पास कोई यूनिट ही नहीं होगी उसके पास क्या डायमेंशन होगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं गामा से, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है। एंड अब आपको स्ट्रेस की भी यूनिट मैंने बताई थी, स्ट्रेन की भी बताई थी, निकाल लो। आ जाओ। अच्छा एक छोटी सी चीज बता देता हूँ पहले। मान लो स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन की जबरदस्ती लिखने के लिए आ ही जाएगी, कुछ तो लिखो इसके लिए। तो क्या लिखोगे? m0 l0 t0। ठीक है, ये याद रखना। कभी कभी ऐसे पागल बना देते हैं बच्चों को, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आ गया यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस की यूनिट यार अभी अभी लिखवाई थी, मैं टेप रहा हूँ, ml माइनस वन टी माइनस टू, है ना। एंड आई होप आपने खुद से लिखी होगी।
और स्ट्रेन की भी अभी लिखवाई M0 L0 T0। तो देखो इसका तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो हटा भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गामा की आ गई यही यूनिट जो ऊपर मैंने लिखी है, कितनी, M L-1 T-2। सिंपल। तो याद रखना यार, गामा यानी कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन आई वो स्ट्रेस के क्या है, इक्वल है। स्ट्रेस और गामा की जो डायमेंशन है वो सेम है। क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। सर ये क्या लिख दिया आपने, अभी बताता हूँ। देखो V क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अब सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। देखो मुझे एक बात बताओ यार, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी तो जो आंसर आएगा वो भी सर एक वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं उसको। सिमिलरली एक इनिशियल वेलोसिटी में से एक और इनिशियल वेलोसिटी जब माइनस होगी तो जो फाइनली आंसर आएगा वो भी इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड, नीचे जो यूनिट है दैट इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड, और दोनों आपस में कैंसिल। तो क्या कोई यूनिट बची, नो सर। और क्योंकि कोई यूनिट बची ही नहीं तो ये हो गई यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर। और वही है, जबरदस्ती लिखनी है तो क्या लिखोगे, M0 L0 T0। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, दोनों की यूनिट्स आपको पता है, डायमेंशंस पता है, निकाल लिया भाई। आई होप निकल गया होगा यार अब तक। तो फोर्स की जगह पे लिखोगे ML T-2, लेंथ की जगह पे लिखोगे कैपिटल L। तो देखो क्या हो रहा है, L से L मर गया, तो जो आंसर हमारे पास आया दैट इज MT-2। क्लियर है, आपका भी यही आंसर आया है। अगर यही आंसर आया तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो इसका फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, अभी बताते हैं भाई क्या लिख दिया। देखो हीट, H मतलब हीट, M मतलब मास, C मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी डायमेंशन आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, और डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर। इट इज नॉट टाइम, इट इज चेंज इन टेम्परेचर। सर सब कुछ ठीक है। H हीट, देखो याद रखो जब आपने बचपन में पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा हीट इज अ फॉर्म ऑफ, बोलो बोलो भाई, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी के इक्वल। एनर्जी की याद करवाई थी, मैं चाहूंगा कि खुद से इसको सॉल्व करें एंड मुझे आंसर बताएं। पॉज करो भाई, लापरवाही नहीं, मेरा वेट मत करो, मैं चाहता हूं खुद से करो, आप यहाँ पे आए हो तो। ठीक है, आई होप आपने निकाल लिया होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इजी एकदम आसान तरीके से सी का फॉर्मूला निकाल लो, बाकी सबको इधर भेजो। ठीक है, और सी को अकेला कर दो। सी इज इक्वल्स टू H अपॉन में M डेल्टा T। ये कैसे किया, देखो H की जगह पे कभी कभी Q भी लिखा होता है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, चलो मैं Q ही लिख देता हूँ या फिर H छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, H इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ठीक है, अब मैंने C को क्या किया, अलग कर लिया, तो M भी डिनोमिनेटर में चला गया, डेल्टा T भी डिनोमिनेटर में चला गया। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के लिए आप लिख सकते हैं ML2T-2, एंड नीचे है M दैट इज मास, तो मास के लिए आप लिखेंगे कैपिटल M। दिस इज डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अब मैंने बताया था या तो K लिख सकते हो इसके लिए या फिर थीटा लिख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं पर्सनली थीटा को लिखना, तो यहां पे हम लिख देंगे थीटा। ठीक है, देखो चेंज इन टेम्परेचर, दो टेम्परेचर्स को माइनस करके भी एक टेम्परेचर ही आएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया थीटा। क्लियर। अब सॉल्व कर लो। देखो M से M मर जाएगा, ठीक है, एंड बचा क्या अब हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा M में। तो M हो गया 0, L2T-2, थीटा चला जाएगा ऊपर, तो थीटा -1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी का भाई है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू NC डेल्टा T। यहाँ पे स्मॉल c था,
और मोलर वाले में कैपिटल सी होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल सी, क्लियर। H अगेन इज हीट एनर्जी, N इज नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे M था मास, यहाँ पे N हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। डेल्टा T इज अगेन टेम्परेचर। तो मैं चाहूंगा सेम इसी मेथड का इस्तेमाल करो और इसका आंसर निकाल कर दिखा दो। मैं सच बता रहा हूं आपको, एक बात याद रखना, पेपर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पूछा जाता है एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पूछा जाता है, और बच्चों की सिट्टी बिट्टी दोनों के अंदर हो जाती है गुल, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या करें। तो इसीलिए इन दोनों को थोड़ा सा प्लीज ढंग से कर लो। और ये क्या लिख दिया मैंने पता नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो चलो भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई होप आपने निकाल लिया होगा अब तक। तो देखो कैपिटल सी का फॉर्मूला हो जाएगा H अपॉन में एन डेल्टा टी। कुछ नहीं किया भाई मैंने, एन और डेल्टा टी को डिनोमिनेटर में ले गया। H की जगह पे आप लिखेंगे ml2 T-2 डिवाइडेड बाय N की जगह पे लिखेंगे आप मोल, बताया था ना नंबर ऑफ मोल की जगह पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो, तो मोल लिखोगे। और डेल्टा टी की जगह पे आप लिखेंगे थीटा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर करने के बाद भी आपके पास जो क्वांटिटी आई होगी दैट इज टेम्परेचर, एंड अगर टेम्परेचर है तो थीटा। सॉल्व करके आपके पास आंसर आया होगा, दैट इज ml2 T-2 मोल इनवर्स, थीटा इनवर्स कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, थीटा इनवर्स। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। दोनों ही अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो याद रखना इनको, टेस्ट सीरीज में बड़े ही फेमस क्वेश्चन हैं, दोनों देखे जाते हैं, ठीक है। तो इनके साइड में मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट। क्या सर हम याद ही कर लें इनको? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इतनी भयंकर यूनिट्स याद नहीं करनी, जिनकी स्टार्टिंग में बोली थी सिर्फ उन्हीं को याद करना है, अदरवाइज बहुत सारी याद करोगे तो फिर से क्या होगा, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, और कंफ्यूजन जहां जहां वहां पे आप अपना बेड़ा गर्क कराकर जरूर आओगे। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। देखो ये तो नाम से ही पता चल रहा है यार, वेवलेंथ एक वेव की लेंथ होगी, राइट। तो लेंथ है तो कैपिटल एल, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास चार्ज। अब देखो यार 11th के जितने भी थे वो सब खत्म, लास्ट में एक दो और आएंगे, ठीक है। वो मैंने लास्ट में क्यों रखे हैं उसका रीजन मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। बाकी 11th के जितने इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने आपको करवा दिए, जो बच जाएंगे वो हम चैप्टर्स के अंदर कर लेंगे। अभी चैप्टर भी तो पढ़ने हैं ना, सिर्फ यही थोड़ी पढ़ना है। चैप्टर में जैसे जैसे क्वांटिटी आएगी वैसे वैसे हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखते हुए चलेंगे, क्लियर। अब आ गए 12th के फॉर्मूले थोड़े से घटिया होते हैं, मैं खुद मानता हूं ये वाली बात। फिलहाल हमको बात करनी है चार्ज की। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से, और Q का फॉर्मूला होता है भाई आई टी, वेयर आई इज करंट एंड टी इज टाइम। तो निकाल लो, बिल्कुल। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। आई की जगह आप यूज करेंगे कैपिटल ए को, क्योंकि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और जिसकी जगह हम यूज करते हैं कैपिटल ए, और टाइम की जगह पे आप लिखेंगे कैपिटल टी। तो आंसर आ गया 80, सिंपल। नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला मुझसे जानो और खुद से प्रैक्टिस करो निकालने की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यार हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। तो पोटेंशियल जो होता है इसका फॉर्मूला तो देखो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे जिससे इजीली आंसर आए। देखो याद रखना एक बात, अगर आपने देखो फॉर्मूला लगा सकते हो V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ सबको मालूम है, लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो ठीक है, करंट तो आपको पता है, अब रेजिस्टेंस कहाँ से लाओगे, रेजिस्टेंस के लिए फिर दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे तो पागल हो जाओगे। तो सबसे आसान फॉर्मूला और सबसे बेसिक फॉर्मूला ही हम लगाएंगे पोटेंशियल का, दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। वैसे तो एक टेस्ट चार्ज होता है, लेकिन आप चार्ज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सॉल्व कर लो यार, वर्क की भी पता है, चार्ज की जस्ट ऊपर निकलवाई है। हो गया सॉल्व? तो आ जाओ। अगर सॉल्व हो गया तो वर्क की जगह पे आप लिख सकते हैं ml2 T-2 एंड चार्ज की जगह पे आप लिख सकते हैं AT। सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो m तो m रहेगा, L2 भी L2 रहेगा, ये t एक नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा t की पावर -3, और ये a जो है वो भी ऊपर जाएगा तो आ जाएगा a की पावर -1। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने निकाल ली। क्या याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला। ये फॉर्मूले भूल गए तो समझ जाना बेड़ा गर्क हो गया, खत्म वहीं पे,
ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला लगाना है ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिनोट किससे करते हैं इसको हम? कैपिटल आर से। ठीक है, अब सर फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर लगा दें, क्योंकि पोटेंशियल की मैंने बताई थी, करंट की पता ही होती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि V इज इक्वल मतलब रेजिस्टेंस की आपको निकालनी है, ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस की डायमेंशंस निकालनी है तो क्या आप पहले रेजिस्टेंस के लिए आप पोटेंशियल निकालोगे? बताओ। नो सर, क्योंकि ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, कौन सा लगा सकते हो? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। याद है वाला फॉर्मूला, 10th क्लास में पढ़ते हो उस फॉर्मूले को। इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना? कुछ तो याद आ रहा होगा। तो भाई वही है, यहाँ पे H इज हीट एनर्जी, जो कि अभी अभी बताया था। आई स्क्वायर इज करंट का स्क्वायर, आर इज रेजिस्टेंस एंड स्मॉल टी इज टाइम। तो निकाल लो, पॉज करें वीडियो को एंड निकाल लें भाई। आई होप निकाल लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को अलग करेंगे। तो रेजिस्टेंस को अलग करने के लिए आप R इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? H अपॉन में आई स्क्वायर टी। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, आई स्क्वायर और टी को बस डिनोमिनेटर में लिख दिया, जिससे हमारा R अलग हो जाए। सॉरी, ठीक है। अब हीट की जगह पे आप लिखेंगे एनर्जी वाला, तो ml2 T-2 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर। करंट के लिए हम लिखते हैं A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। टाइम की जगह पे आप लिखेंगे कैपिटल T। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर ले आएंगे। क्या आंसर आएगा? ml2, T की पावर हो जाएगी -3 और A की पावर हो जाएगी -2। तो आई थिंक बड़ा ही सिंपल था यार, ये भी कुछ टफ तो नहीं लग रहा आपको, है ना? रेजिस्टेंस का भी निकालना बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस के लिए सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ठीक है, वो भी देख लो। कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप याद रखेंगे U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ठीक है, अब सर ये क्या लिख दिया आपने? देखो U होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। Q का स्क्वायर मतलब चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड C इज कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस को आप डिनोट करते हैं कैपिटल C से। तो निकाल लो भाई। अब U मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी, इसका पता है। Q का मतलब चार्ज, तो उसका भी पता है। C का निकाल लो। सबसे पहले C का फॉर्मूला अलग करें, एंड C का फॉर्मूला अलग करोगे तो क्या आएगा? C इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2U। देखो मैंने कुछ नहीं किया, C को यहाँ ले गया, U को डिनोमिनेटर में ले आया। क्लियर? अब क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 तो क्या है, एक नंबर है और नंबर की डायमेंशंस नहीं होती, तो उसे भूल जाओ। भूल गए सर? अब क्यू स्क्वायर, क्यू का क्या आया था? 80, तो 80 का तो कर दो स्क्वायर अपॉन में यू। यू मतलब क्या होता है भाई? यू मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताया। और एनर्जी का होता है ml2T-2। सॉल्व कर लो, आंसर ले आओ। क्या आएगा आंसर? देखो a स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर का सॉल्व करके, फिर नीचे सॉल्व करोगे तो ml2T-2। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा m-1 l-2। t कितना हो जाएगा बताओ? देखो एक t-2 था, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव और वो ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो t की पावर 4 एंड ml, और a बचा a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डन है? तो बताओ, देखो कैलकुलेशन है वो मैं नहीं सिखा सकता, जहाँ तक थी फिजिक्स, जहाँ तक चलो मान लेते हैं फिजिक्स थी, इसके बाद पूरी की पूरी कैलकुलेशन थी, वो आप अपने मैथ्स के टीचर से ज़रूर सीख कर आए। ठीक है, कैसे होती है कैलकुलेशन ये भी नहीं सिखा सकता ना मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, लिखवा देता हूँ चलो। कैपिटल ई से डिनोट करते हैं हम, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। निकाल लो भाई, फोर्स का भी पता है, चार्ज का भी पता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पॉज करो भाई वीडियो को, क्या कर रहे हो? mlt-2 फोर्स का, चार्ज का हो जाएगा at, राइट। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास mlt हो जाएगा देखो -3 और a हो जाएगा -1। वेरी सिंपल, आई होप। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी निकाल लो। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम फाई से।
और इलेक्ट्रिक है तो फाई ई लिख देते हैं क्योंकि एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होती है, ठीक है, उसको भूल जाओ अभी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। अभी अभी बताया था, इस कॉस थीटा को भूल जाओ क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं होती। तो फॉर्मूला सिर्फ बन गया ई इंटू ए। ई क्या होता है? ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए होता है एरिया। सर एक बात बताओ, अभी तो आप बड़ा कह रहे थे कि ऐसे फॉर्मूले याद करो जिससे डायरेक्ट आंसर है। अब देखो यार, इसके अंदर कोई वो नहीं है। अगर आपके पास फ्लक्स आ गया तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ही पड़ेगी। अब मैं बोल दूँ ये याद कर लो तो गालियाँ दोगे आप मुझको 4, क्योंकि बड़ी भयंकर सी इसकी डायमेंशन है। कितनी याद रख लोगे? तो कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन में चलता है, ठीक है। तो अगर ये वाला आ गया तो कोई नहीं, निकाल लेना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे मुश्किल थोड़ी है निकालना यार, जरा सा तो मामला है। चलो फिलहाल मैं क्या करूँगा, टेपाबाजी। टेपाबाजी मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से टेप दूंगा। क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? एम एल टी माइनस 3 ए की पावर -1। और एरिया की जगह पे क्या लिखूंगा भाई? एरिया की जगह पे लिख दूंगा एल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लूंगा। एम एल 3 टी माइनस 3 ए -1, ये आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशंस। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक बात याद रखना यार, जहां भी आपको दिख जाए वर्ड ग्रेडियंट तो चुपचाप जो भी ग्रेडियंट से पहले लिखा है सबसे पहले उसको लिखो डेल्टा में। तो टेम्परेचर था तो मैंने लिखा डेल्टा टी, ठीक है। बहुत जल्दी बोल गया मैं, सॉरी। देखो ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। जो भी आपको जब भी दिख जाए ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट के आगे कुछ शब्द भी लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो जो शब्द आगे लिखा है उसको लिख दो डेल्टा की फॉर्म में, चेंज इन, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर था तो चेंज इन टेम्परेचर, डिवाइड कर दो उसको लेंथ से। तो ग्रेडियंट का मतलब हमेशा है डिवाइडेड बाय लेंथ। तरीका बताया है याद करने का, याद कर लो इसको शांति से। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। सॉल्व कर लो। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं सर? थीटा। लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं सर? लेंथ। तो आंसर आ गया थीटा एल -1। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, खत्म। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन नाम से पता चल रहा है कि कोई रेडियस की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ रेडियस, और रेडियस है तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल, खत्म। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी की। देखो स्पेसिफिक डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आप बहुत जगहों पे पढ़ोगे, फ्लूइड्स में पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। तो याद रखना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब होशियार बच्चे समझ गए कि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी कोई डेंसिटी ही है, तो डेंसिटी से यूनिट डेंसिटी की कट जाएगी, और इसीलिए ये यूनिट का जो आंसर आएगा m0 l0 t0 आ जाएगा। समझदार बच्चे समझ गए कि इट इज अ डायमेंशनलेस एंड इट इज ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी। क्योंकि इसकी कोई यूनिट ही नहीं है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। अब बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, एंड समझ ही नहीं आता क्या है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका तो नाम भी नहीं सुनोगे आप बहुत ज्यादा, ठीक है, सुनोगे लेकिन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि क्या था ये। अब देखो इसके दो फॉर्मूले बताऊंगा। पहला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी वाला 3/2 kT। अच्छा एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट, को इधर सरका देते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल के से, ठीक। एक और फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल्स टू के टी, तो आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस 3/2 इज अ नंबर जिसको आप इग्नोर करेंगे। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। सिमिलरली पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। दोनों से आंसर आएगा। अब एक खास बात, यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, इससे आप खुद निकालोगे। क्यों? बिकॉज प्रेशर की भी बता रखी है, वॉल्यूम की भी बता रखी है, टेम्परेचर तो पता ही होती है। तो ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इट इज होमवर्क, मैं इससे सॉल्व कराऊंगा। एंड आपकी मर्जी, अभी आंसर निकालने के लिए आप किसी से भी आंसर निकाल लो। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब ml2 t-2,
3/2 इज जस्ट अ नंबर, तो उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर। के की जगह पे आप लिखेंगे के, टेम्परेचर की जगह पे आप लिखेंगे थीटा, राइट। तो के इज इक्वल्स टू ml/T-2 डिवाइडेड बाय थीटा। तो आंसर आ गया इसका ml/T-2 थीटा-1। इजी, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ये साढ़े साढ़े से क्वेश्चन है, बस एट द एंड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, वरना फालतू में -5 कराओगे अगर ज़बरदस्ती तुक्का मारा तो, वरना -4 कराओगे। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। खास बात क्या, इसको डिनोट करते हैं नीटा से, ठीक है। सर फॉर्मूला बताओ, ये सब मत बताओ, ठीक है, बड़ी उत्सुकता हो रही है बच्चों को, तो फॉर्मूला बता देते हैं भाई। देखो फॉर्मूला बड़ा भयंकर है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस नीटा इंटू एरिया dv बाय dz। सर क्या लिख दिया आपने? बिल्कुल बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है और आ भी रखी है आपके पेपर में। और ये फॉर्मूला अक्सर बच्चे भूलते हैं क्योंकि वो फ्लूइड्स वाला चैप्टर छोड़ कर जाते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो खराब कर लोगे अपनी जिंदगी। F इज फोर्स, नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A इज एरिया, dv मतलब होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, dz मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको लिख देता हूं भाई, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले इस फॉर्मूले से निकालो, फिर एक बड़ी आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको इजीली सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। फोर्स ml, एक काम करो पहले तो नीटा को अलग करो वरना आप पागल हो जाओगे, ये क्या हो गया हमारे साथ। देखो नीटा को अलग करने के लिए एरिया चला जाएगा फोर्स के नीचे, तो फोर्स के नीचे तो आ गया एरिया, dz चला जाएगा फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, तो dz हो गया मल्टीप्लाई, और dv आ जाएगा नीचे। तो ये फॉर्मूला है नीटा का। सर माइनस को तो भूल गए, देखो माइनस का डायमेंशंस के अंदर कोई रोल नहीं है, तो उसको ना भी लिखा जाए तो एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। सॉल्व कर लो अब। फोर्स की जगह पे ml/T-2 dz, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था तो l अपॉन में a मतलब l का स्क्वायर है ना, एरिया था क्योंकि वो, और dv मतलब यार वेलोसिटी, तो lt-1। अब इसको आराम से सॉल्व करो, देखो l से एक l कैंसिल हो गया और एक l यहाँ से कैंसिल हो गया, तो जो आंसर आया दैट इज m। नीचे बेटा एक l बचा हुआ है तो l-1, यहाँ पे t-2 है, यहाँ पे t-1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा t और आंसर आएगा t-1, t-1। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। सर आपने, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। सर आपने कहा था कि आप एक बहुत आसान तरीका भी बताओगे। आसान तरीका है भाई कि चुपचाप ज़्यादा दिमाग ना लगा के इसकी यूनिट याद कर लो। मैं यही प्रेफर करता हूँ। इसकी यूनिट होती है kg/मीटर/सेकेंड। अगर ये यूनिट याद है ना तो ईजिली आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, kg की जगह पे क्या लिखते सर m, मीटर की जगह पे क्या लिखते l लिखते, सेकंड की जगह पे क्या लिखते भाई, इस सेकंड की जगह पे क्या लिखते, टाइम लिखते। तो आंसर क्या आया m l-1 t-1। देख लो सेम है, तो आसान तरीके की तरफ घूमो। आई बात समझ में? एंड सच में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल G। फॉर्मूला आई होप आप जानते ही होगे, फोर्स इज इक्वल्स टू G m1m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, where G is the gravitational constant, F is force, m1 and m2 are the product of masses and r square is radius का स्क्वायर या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले G को अलग करो, तो F इंटू में r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। कैसे सर? देखो ये r स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई, r1 r2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएंगे, तो अब तो इजीली निकल जाएगा भाई। फोर्स इज ml/T-2, r स्क्वायर क्योंकि लेंथ है r तो l का स्क्वायर, m1 m2 भाई मासेस तो m मल्टीप्लाई बाय m। तो सॉल्व करो तो देखो m से तो m मर जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा m-1। ये m नीचे था ये ऊपर चला गया, इसलिए लिखा मैंने m-1। l का तो स्क्वायर और t की पावर -2, ठीक है। और हमसे हो गई है कुछ गलती जो मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुई है। अच्छा ठीक है समझ आ गई अब।
ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे एक एल था और यहाँ भी एल था, है ना, क्योंकि देखो मुझे तो याद है, मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ करी है। तो m-1 L3 T-2 अब करेक्ट है। सर कैसे? देखो ये l इस l स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी तो होगा। आई बात समझ में? अब मैं कहूंगा कि इसको याद कर लो। सर याद कर लें, इतनी गंदी? देखो गंदी नहीं है, आसान है। अब ये बहुत रिपीट हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कैसे? सबसे पहले लिखा MLT, फिर लिखा 1 2 3, फिर 1 मतलब स्टार्टिंग वाले में और लास्ट वाले पे लगा दिया माइनस। तो ये हो गई इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो याद करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। पूछ ली जाती है पेपर में, तो याद हो तो बेटर है, टाइम बचेगा। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ इसको याद करना, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं एच से। ठीक है, तो सिंपल है यार, एटम वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये इतना फेमस एक्सप्रेशन है, सबको पता होगा, राइट? तो निकाल लो। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, याद रखना। सबसे पहले सेम चीज, एच का फॉर्मूला डिराइव करो, ई डिवाइडेड बाय म्यू। सही है। एनर्जी क्या होता है? ml/2 T-2, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 मल्टीप्लाई बाय, या फिर 1 छोड़ो, फ्रीक्वेंसी होती है T⁻⁻1, है ना। भले ही मैंने याद करने के लिए नहीं बोली थी, लेकिन ये तो आसान है यार, याद रह जाती है। तो इसको ऊपर भेजो भाई, जो भी आंसर है फिर निकाल लो। आंसर आ जाएगा आपका ml/T-1। तो ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। इसी के साथ यार जितनी भी डायमेंशंस थी जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने आपको करा दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, और देखना यूं खटपट होते चले जाएंगे आपके क्वेश्चंस। शर्त क्या है? आज का लेक्चर बहुत तगड़े तरीके से रिवाइज करके आओगे। जो डायमेंशंस बोली हैं वो याद होनी चाहिए आपको। आपको नेक्स्ट लेक्चर, मेरी मानो, बहुत आसान लगेगा, प्रॉमिस। तब तक के लिए यार पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।